हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी। अरे आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि आप कंपटीशन कैसे पास करें, कंपटीशन की पढ़ाई कब शुरू करें, हमें कंपटीशन के लिए कब स्टडी शुरू करनी है। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। देखो बच्चों, पहले जो पढ़ाई थी एक ट्रेडिशनल पढ़ाई हुआ करती थी कि लोग हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, बीए, है ना, ये बीएससी के बाद एमएससी कर ली, ऐसे पढ़ाई होती थी। अब कंपटीशन का ज़माना आ गया है, आपके हर स्टेप पे कंपटीशन है और जो बच्चे कंपटीशन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं वो लाइफ में सक्सेस होते हैं। इसलिए हमें अपनी स्टडी अकॉर्डिंग टू कंपटीशन करनी है, क्योंकि हमारे आगे जो गोल है, जो एम है, वो कंपटीशन को पास करने के बाद ही अचीव होगा। जैसे मैथ के स्टूडेंट हैं तो उन्हें इंजीनियर बनना है, जेई एडवांस को पास करना है। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें नीट एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली दो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एक इंजीनियर की कंपटीशन की, एक मेडिकल के कंपटीशन की। हम पढ़ाई कब शुरू करें, कौन सा सही वक्त है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स 12th के बाद स्टडी शुरू करते हैं। नो 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 नो, हमें 10th के बाद कंपटीशन की स्टडी को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन को पास करने के लिए जो मेन पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं वो है पहले काउंसलिंग, फिर टाइम, फिर कॉलेज, फिर बुक, फिर मेंटर एंड देन पेरेंट्स। सबसे पहले पेरेंट्स को या काउंसलर्स को या टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की, अपने स्कॉलर्स की काउंसलिंग करनी है। फर्स्ट टाइम क्या करनी है? काउंसलिंग। काउंसलिंग करके हमें ये देखना है कि स्कॉलर्स का इंटरेस्ट इंजीनियर में है या मेडिकल लाइन में है, या इन दोनों को छोड़कर वो इंटरेस्ट, है ना, आईएएस या पीसीएस में रखता है। दैट इज़ अदर थिंग। हम यहाँ सिर्फ इस वक्त सिर्फ दो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एक मेडिकल की और एक इंजीनियरिंग की। तो जैसे बच्चा 10th पास करता है हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं, चाहे काउंसलर से काउंसलिंग कराते हैं या टीचर से कराते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में हमें पता चल जाता है कि स्कॉलर्स का इंटरेस्ट किधर है, वो इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि हमें स्कॉलर के इंटरेस्ट की ओर बढ़ना है। ठीक है, अगर वो इंजीनियर में इंटरेस्ट है तो उसको मैथ दिलाएंगे, अगर वो मेडिकल में इंटरेस्ट है तो बायो दिलाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया काउंसलिंग। दूसरा स्टेप है टाइम। वो कौन सा टाइम है जब उसे अपनी स्टडी शुरू करनी है। 10th के को पास करने के बाद उसने 11th में एडमिशन लिया और 11th की स्टडी के साथ साथ उसे अपनी कंपटीशन की स्टडी भी चालू कर देनी है। तो 10th के बाद ही कंपटीशन के लिए, चाहे वो इंजीनियर कंपटीशन हो, चाहे वो मेडिकल का कंपटीशन हो, उसको अपनी स्टडी शुरू कर देनी है कंपटीशन को पास करने के लिए। यही सही वक्त है। ज़्यादातर बच्चे 12th के बाद करते हैं तो उन्हें 12th के बाद फिर 2 साल या 3 साल लग जाते हैं। इसलिए सही वक्त है कंपटीशन की पढ़ाई को प्रारंभ करने का 10th के बाद। दूसरा स्टेप आता है कॉलेज। हमें कॉलेज सेलेक्ट करना है, ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ की फैकल्टी ना कॉम्पिटिटिव नॉलेज भी देती हो और बच्चों को कंपटीशन के लिए, है ना, प्रमोट करती हो। ठीक है, बच्चों को उनके टारगेट की ओर, है ना, प्रमोट करती हो। ऐसे कॉलेज को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है जहाँ पर एजुकेशन का लेवल नीचे हो, पढ़ाई कम हो और अननेसेसरी वर्क,
ऐसा होमवर्क जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है कंपटीशन में वो मिलता हो, ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। हमें ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाना है जहाँ पर है ना कंपटीशन को प्रेफरेंस दिया जाता हो पढ़ाई में, ठीक है, और कंपटीशन की भावना बच्चों में पैदा की जाती हो, ऐसा कॉलेज हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को सेल्फ स्टडी बहुत करनी ज़रूरी है 10th के बाद, और सेल्फ स्टडी करके ही वो कंपटीशन के लिए स्ट्रांग बनता है। अगर उसे ज़्यादा होमवर्क मिलता रहेगा, ज़्यादा टाइम कॉलेज में उसका ख़त्म हो जाएगा, तो वो सेल्फ स्टडी कब करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है बुक्स। हमें बुक्स कौन सी लेनी है? 12th के बाद जितने भी 12th के बाद जो कंपटीशन है इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, उसमें मेन बुक काम करती है NCERT। तो आपको NCERT परचेज करनी है, ठीक है। NCERT बुक्स आपको मेनली पढ़नी है, और NCERT बुक्स की आपको एक एक लाइन नहीं, एक एक वर्ड पढ़ना है, और एक बार नहीं पढ़ना, कई बार पढ़ना है। बच्चों तुम देखना, जितनी बार NCERT पढ़ोगे उतनी बार उसमें नया टॉपिक या तुम्हें नए नए एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। तुम कहोगे मैं तो पहले पढ़ गया था, एक पॉइंट्स तो था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। इसलिए आप NCERT बुक्स को कई बार रिवाइज करें। जितना रिवाइज करते चले जाएंगे आपकी नॉलेज ड्रॉप बाय ड्रॉप इंक्रीज होती चली जाएगी। तो बुक्स का सिलेक्शन ज़रूरी है। NCERT बुक्स के साथ हमें एजुकेशनल मॉड्यूल्स लेने हैं। एजुकेशनल मॉड्यूल्स अच्छी कोचिंग्स के होते हैं। जो अच्छी कोचिंग्स हैं इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, उनके आप मॉड्यूल्स लें और उन मॉड्यूल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कॉलेज में जो चैप्टर पढ़ाया गया या आपके ट्यूटर ने जो चैप्टर पढ़ाया, उसको पढ़ने के बाद उन मॉड्यूल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बुक्स के साथ आपको अच्छी कोचिंग्स के मॉड्यूल की सख्त ज़रूरत है। मॉड्यूल्स में फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स में ऐसा होता है कि कोई भी एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब वहाँ दिए जाते हैं, सारे फार्मूले दिए जाते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए मॉड्यूल्स बेटर हैं आपकी कंपटीशन की स्टडी के लिए। तो 10th के बाद ही आप किसी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स लें और उनको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटर। मेंटर वो है जो आपको कंपटीशन पास करा देता है। मेंटर ही की है कंपटीशन की। कंपटीशन को पास करने की जो की है वो मेंटर है। लेकिन मेंटर कई तरह से आपको सपोर्ट करता है, मोरल सपोर्ट भी करता है, वो मोटिवेशन करता है, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है कंपटीशन के लिए, ठीक है। आपको अच्छी एडवाइस देता है, आपको स्टडी की अच्छी डायरेक्शंस देते हैं, नहीं, आपको सक्सेस के रूल्स बताते हैं, सक्सेस के फिनोमिनन बताते हैं, कैसे आप सक्सेस होंगे, है ना। आपको एजुकेशनल ट्रिक्स देते हैं कि बहुत कम टाइम में आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आपको सही गोल की तरफ डायरेक्ट करते हैं कि आपका गोल क्या है, आपको किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, वो कौन बताता है? मेंटर बताता है। आपको मोरल सपोर्ट करते हैं, आपको एजुकेशनल सपोर्ट करते हैं, आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है मेंटर। मेंटर ये बताता है कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है, कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट है जिससे आप कंपटीशन को पास कर सकें, ठीक है। मेंटर आपको पढ़ने की ट्रेनिंग भी देता है कि पढ़ा कैसे जाए, किस किस टाइम पढ़ा जाए, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। ये सब वर्क होता है एक मेंटर का। अगर लाइफ में एक अच्छा मेंटर मिल गया तो लाइफ सक्सेस हो गई, कंपटीशन पास कर गए आप। फिर आता है वर्क पेरेंट्स का। पेरेंट्स को मैंने सबसे बाद में लिखा क्योंकि पेरेंट्स इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स है। पेरेंट ही काउंसलिंग कराता है ना, पेरेंट ही टाइम डिसाइड करता है, पेरेंट ही कॉलेज डिसाइड करता है, पेरेंट्स ही बुक्स प्रोवाइड कराता है बच्चों को, अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स दिलाता है, और पेरेंट्स ही मेंटर का सिलेक्शन भी करता है कि कौन सा मेंटर उसके
स्कॉलर के लिए, उसके बच्चे के लिए अच्छा है। पेरेंट्स को जहाँ इतने सब ये वर्क हैं, इसके साथ साथ पेरेंट्स को ये भी देखना है कि उसके बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं वो किस नेचर के हैं, वो किस स्टैंडर्ड के हैं, उनका क्या एम है, उनका क्या एम है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्रेंड्स सर्किल को भी डिसाइड करता है। पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ को भी ध्यान रखता है। ठीक है, जितनी भी बच्चों की नीड्स हैं जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल हैं, उन नीड्स को कौन पूरा करता है? पेरेंट्स पूरा करता है। जब बच्चे स्टडी करते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, उनको टाइम पे जगाने के काम कौन करेगा? पेरेंट्स करेगा। ठीक है, बच्चों को मोरल सपोर्ट देता है। अगर बच्चा किसी वजह से कम नंबर लाता है तो पेरेंट उसको सपोर्ट करता है, जिससे बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो पेरेंट्स का एक बड़ा रोल है ना, बच्चे के सक्सेस में पेरेंट्स का एक बड़ा रोल होता है। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि हमें कंपटीशन के लिए कोचिंग कब शुरू करनी है। ठीक है, और कंपटीशन को पास करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका है? मेंटर का है, अच्छी बुक्स का है, मॉड्यूल्स का है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।